Hello friends and welcome to the exams made simple. So you can take this as a revision video for you. अक्टूबर में हमारा क्योंकि एनालिसिस मिस हुआ था तो मैंने भी 15 यानी 15 तक का एनालिसिस किया था अक्टूबर में। 16 से लेकर के पूरा 31 अक्टूबर तक का जो आपका फाइनल एनालिसिस है जिसमें सारा न्यूज आर्टिकल कवर्ड है। तो अगर देखो आप तो ये डॉक्यूमेंट लगभग 45 पेज का डॉक्यूमेंट मैंने बनाया है और इसमें वो सारे न्यूज आर्टिकल्स हैं जो इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं और इसमें आपका अक्टूबर लगभग कंप्लीट हो जाएगा। तो जिसने एनालिसिस नहीं देखा है अक्टूबर का अभी तक या किसने किसी किसी का मिस हो जाता है ऐसे लोगों का, अगर आप तैयारी के दौरान या आप रिवीजन करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखें और सारी चीजें जो हम सारे यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो आई होप आप लोग वीडियो के साथ बने रहेंगे। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगा एंड प्लीज डू लाइक इट एंड डू शेयर इट फ्रेंड्स एज वेल। स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला टॉपिक न्यूज में था 15 से 31 के दौरान वो था सेक्शन 6A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो अभी रिसेंटली हुआ क्या था कि 4-1 की मेजोरिटी रूलिंग आई जिसमें कि 5 जज बेंच बैठे थे, हेड कर रहे थे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। उन्होंने कहा कि यस, जो आपका सेक्शन 6A है सिटीजनशिप एक्ट 1955 का वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। तो अगर हम बात करें कि सेक्शन 6A जो है वो ऐड कब किया गया था, तो ऐड किया गया था 1985 में फॉलोइंग द साइनिंग ऑफ द असम अकॉर्ड। तो उस समय राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी और उन्होंने और असम ऑल इंडिया जो ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन है आसू जिसको बोलते हैं, उनके साथ एक डील साइन की थी 1985 में आफ्टर अ 6 ईयर लॉन्ग एजिटेशन अगेंस्ट द एंट्री ऑफ माइग्रेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश। ठीक है ना। अब सेक्शन 6A कहता क्या है, तो इट इज अ वेरी की एलिमेंट ऑफ असम अकॉर्ड, जो कि ये डिफाइन करता है कि हु इज अ फॉरेनर इन दिस स्टेट, है ना। तो वो बताता है कि कौन फॉरेनर है। उसमें क्लॉज 5 है असम अकॉर्ड का जो कहता है कि दैट जनवरी 1 1966, 1 जनवरी 1966 जो है, इट शैल सर्व एज द बेस कट ऑफ डेट फॉर द डिटेक्शन एंड डिलीशन ऑफ फॉरेनर्स। ठीक है ना। याद रखिएगा, दिस इज वन थिंग व्हिच इज देयर। इट आल्सो कंटेन्स प्रोविजंस फॉर रेगुलराइजेशन ऑफ दोज हु अराइव्ड इन द स्टेट आफ्टर दैट डेट एंड टिल 24 मार्च 1971। अब मान लो कोई 1 जनवरी 1966 के बाद आया हो लेकिन 24 मार्च 1971, 24 मार्च 1971 के पहले आया है, तो फिर उसको रेगुलराइज किया जाएगा, यानी कि उसको सिटीजनशिप दिए जाने का प्रावधान जो है वो किया जाएगा। तो ये चीज भी मेंशन्ड है। तो पहली बेस कट ऑफ डेट है 1 जनवरी 1966, बट अगर कोई 1 जनवरी 1966 के बाद आया है लेकिन 24 मार्च 1971 के पहले आया है तो उसको रेगुलराइज किया जाएगा, मतलब उसको सिटीजनशिप अवॉर्ड की जाएगी। उसके प्रोविजंस हैं। सेक्शन 6 से इंसर्ट किया गया था इनटू द सिटीजनशिप एक्ट टू फैसिलिटेट दिस। ये जो रेगुलराइजेशन है ना 5 साल के अंदर आने वाले लोगों का, तो उसके लिए सेक्शन 6A इसमें ऐड किया गया था। ठीक है ना। याद रखिएगा, दिस इज द थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो यहाँ पे इसकी बाकी कंडीशंस भी रखा गया है। अब सेक्शन 6A को चैलेंज क्यों किया गया था, तो जो पिटिशनर थे जिन्होंने चैलेंज किया था उनका कहना था कि कट ऑफ डेट जो प्रोवाइडेड है सेक्शन 6A में, इट इज डिस्क्रिमिनेटरी एंड इट वायलेट्स द बेसिक राइट टू इक्वलिटी। ठीक है ना। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि उन्हीं लोग कुछ लोगों के लिए ही वो जो कट ऑफ डेट है वो अलग की गई थी। तो उन्होंने कहा कि भाई ये डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं जो कि सिटीजनशिप दी जा रही है फॉर द माइग्रेंट्स। इमिग्रेंट्स जो है उनको अलग अलग कट ऑफ डेट के लिए सिटीजनशिप अगर प्रोवाइड की जा रही है तो ये फिर गलत है ना। There are different standards which are being followed, so that is why it was discriminatory as per the petitioners. तो यहाँ पे कोर्ट ने डिसाइड किया कि नहीं, पार्लियामेंट हैज द पावर टू ग्रांट सिटीजनशिप अंडर डिफरेंट कंडीशंस। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि भाई नहीं, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो ग्रांट कर सकती है सिटीजनशिप अलग अलग कंडीशंस के साथ भी, और डिफरेंशिएशन हाँ रीजनेबल होना चाहिए। तो यहाँ उनको लगा कि ये रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन था, है ना। इट वाज अ रेशनल कंसिडरेशन। ठीक है। इसलिए आर्टिकल 14 कहीं से भी कहीं वायलेट नहीं हो रहा है, कोर्ट का ये कहना था। और कोर्ट ने ये कहा कि हाँ, आप उनको मतलब सिटीजनशिप प्रोवाइड कर सकते हो विद डिफरेंट क्राइटेरियाज। ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। यहाँ पर एक आध दो चीजें और भी हैं, मैं आपको बता देता हूँ। अगली जो न्यूज थी वो थी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, GRAP, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। तो पॉल्यूशन जो कि दिल्ली में काफी ज्यादा वर्ष होता जा रहा था, तो फर्स्ट स्टेज लागू की गई थी ऑफ द GRAP। ठीक है ना। 4 स्टेजेस, अलग अलग स्टेजेस होती हैं इसके अंदर ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान की, उसमें से फर्स्ट स्टेज को इम्प्लीमेंट किया गया था। GRAP के बारे में आपको बता दूं कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जो है वो जो नोटिफाई किया गया था मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, वो 2017 में नोटिफाई किया गया था। तो अगर हम GRAP की बात करें तो इट इज अ सेट ऑफ इमरजेंसी मेजर्स, जो कि जिस जैसे जैसे आपकी एयर क्वालिटी वर्स होती जाती है, जैसे जैसे आपकी एयर क्वालिटी खराब होती जाती है ना,
वैसे वैसे ये फिर इसको लागू करना शुरू कर दिया जाता है। ठीक है ना? तो मैं आपको बता दूं, जैसे स्टेज 1 जो है जीआरएपी का, वो तब एक्टिवेट होता है जब एयर क्वालिटी इंडेक्स पुअर कैटेगरी में होती है। पुअर कैटेगरी का मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 201 से 300 की रेंज में आ गया है। जो सेकंड स्टेज है वो होता है 301 से 400 की कैटेगरी में, जो कि वेरी पुअर होता है। जो थर्ड स्टेज है वो है सीवियर स्टेज, यानी कि 401 से 450 के बीच में जो रहता है वो सीवियर कैटेगरी है। और फिर सीवियर प्लस यानी वेरी सीवियर जो कैटेगरी है वो है 450 से भी ऊपर। तो फोर्थ मेजर ये रहता है। ठीक है ना? अलग अलग स्टेज में अलग अलग प्रोविजंस किए जाते हैं, जैसे किसी में ट्रक बंद कर दिया जाएगा, किसी में फैक्ट्रीज बंद कर दी जाएंगी। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। अच्छा, 2021 से याद रखिएगा, पहले जो जीआरएपी था उसको मॉनिटर करता था सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है ना? याद रखिएगा। एंड अभी जिसको इंप्लीमेंट किया जाता है वो है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, CAQM। याद रखिएगा, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है ना? ये इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है 2021 से। ठीक है? आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। एंड कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट जो है, इसमें एक फुल टाइम चेयरपर्सन होता है जिसका एक्सपीरियंस 15 साल से कम नहीं होना चाहिए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की फील्ड में, है ना? एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस उसका कम नहीं होना चाहिए 25 साल से कम। ठीक है? तो ये सारी चीजें हैं। आपके लिए एक सवाल भी है छोटा सा। With reference to the graded response action plan, consider the following. It is activated when the air quality index reaches the severe category only. तो पहला स्टेटमेंट आपके लिए है। दूसरा स्टेटमेंट है, द टास्क ऑफ इंप्लीमेंटिंग जीआरएपी लाइज विद द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। एंड तीसरा है, द मेजर इम्पोज्ड अंडर वन स्टेज ऑफ जीआरएपी कंटिन्यूज टू रिमेन इन प्लेस इवन व्हेन द सब्सिक्वेंट स्टेज इज एक्टिवेटेड। तो आपके लिए बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। अब देखो, पहला तो स्टेटमेंट गलत ही हो गया, तो आंसर इसका 2 एंड 3 हो जाएगा। तो दूसरा और तीसरा सही आंसर है। ठीक है ना? दूसरा जो अगली जो न्यूज आर्टिकल है वो है गांधी सागर सेंचुरी के रिगार्डिंग। अभी हुआ क्या था कि गांधी सागर सेंचुरी में ये बोला गया कि भाई यहाँ पे री इंट्रोड्यूस करेंगे चीता को, है ना? तो याद रखिएगा, गांधी सागर जो है इट विल बी द सेकंड साइट इन इंडिया टू होस्ट चीता आफ्टर द कूनो नेशनल पार्क। जो कूनो हमने मध्य प्रदेश में देखा था, उसके बाद गांधी सागर जो है इट विल बी द सेकंड टू होस्ट द चीता। अगर हम बात करें गांधी सागर की, तो इट इज ऑल्सो लोकेटेड इन मध्य प्रदेश ओनली, चंबल के रिवर के ही समीप है। एंड मंदसौर और नीमच डिस्ट्रिक्ट में एक्सटेंड होता है। 1974 में इसको स्टैब्लिश किया गया था टू प्रोटेक्ट द यूनिक बायोडाइवर्सिटी ऑफ दिस रीजन। फ्लैट रॉकी प्लेट्यू है जहां पे ये लाई करता है। चंबल रिवर है, इट कट्स द सेंचुरी इनटू ऑलमोस्ट टू इक्वल हाफ्स। तो चंबल नदी बीच से निकलती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। इसके अलावा अगर हम बात करें तो और क्या चीजें हैं, वर्ल्ड फेमस चतुर्भुज नाला रॉक शेल्टर्स जो है, दे आर आल्सो पार्ट ऑफ दिस गांधी सागर वाइल्ड लाइफ। तो याद रखें कि चतुर्भुज नल्ला रॉक्स जो है दे आर हेयर ओनली। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। ज्योग्राफिकल फीचर्स की बात करें तो गांधी सागर डैम है, उसको ये वो करता है, सराउंड करती है सेंचुरी। एंड चंबल नदी पे ही बनाया गया है गांधी सागर डैम। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। चंबल नदी की बात करें तो आपको पता ही है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन के लिए, कि चंबल नदी की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी नदियां हैं, विच रिवर्स आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर चंबल। अगर आप बता सके तो बहुत अच्छा होगा। अगली न्यूज है हैंड इन हैंड इनिशिएटिव। याद रखिएगा, हैंड इन हैंड इनिशिएटिव क्या है। वैसे तो देखो, एक एक्सरसाइज भी होती है। अगर आप लोग बता सके कि मिलिट्री एक्सरसाइज हैंड इन हैंड किसके साथ होती है तो अच्छा रहेगा। हैंड इन हैंड इनिशिएटिव की बात करें तो ये 72 कंट्रीज हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है for the hand in hand initiative. So this initiative is innovative and targeted approach for development in even है ना, डेवलपमेंट के लिए ही अप्रोच है। एंड इसमें हैंड इन हैंड का मतलब है बाय इंक्लूसिवनेस, है ना, ग्रोइंग पार्टिसिपेशन, है ना। तो इसके इंक्लूसिवनेस को प्रमोट करने के लिए है। एंड इट इज एन एविडेंस बेस्ड कंट्री लेड एंड कंट्री ओन्ड इनिशिएटिव। और ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन, फाओ जो है उसका इनिशिएटिव है हैंड इन हैंड। उसके अंतर्गत अलग अलग कंट्रीज आ रही हैं। प्राइमरी गोल है एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। याद रखेगा, द प्राइमरी गोल ऑफ दिस हैंड एंड हैंड इनिशिएटिव ऑफ FAO, फाओ का ये इनिशिएटिव है। एंड 72 कंट्रीज इसमें अभी तक ऑलरेडी आ चुकी हैं। इंक्लूसिवनेस को प्रमोट कर रहा है एंड एक्सेलरेट करना है एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन को, सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट को, एंड इरेडिकेटिंग पॉवर्टी विच इज SDG 1 ऑल्सो, है ना। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 भी है। और हंगर को खत्म करना है एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ मैल न्यूट्रिशन को खत्म करना है, विच इज SDG 2। तो SDG 1, SDG 2, एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन एंड सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट, दीज आर द प्राइमरी गोल्स ऑफ दिस हैंड इन हैंड इनिशिएटिव। याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल।
आगे देख लेते हैं और उसमें क्या क्या चीजें हैं। तो इसमें जैसे लिखा है कि इंटीग्रेटेड एनालिसिस किया जाएगा अलग अलग रीजंस का, अलग अलग स्ट्रेटजीज का, ट्रेड ऑफ्स का। देन जियो स्पेशियल मॉडलिंग एंड एनालिटिक्स, मतलब अलग अलग रीजन्स को जियोग्राफिकली इसको स्टडी किया जाएगा, किस तरीके से हम अपॉर्चुनिटीज ला सकते हैं फॉर इराडिकेटिंग पॉवर्टी एंड हंगर, वो भी देखा जाएगा। पार्टनरशिप ऑलरेडी मैंने आपको बताया, चूंकि हैंड इन हैंड नाम से ही इंक्लूसिवनेस को और पार्टनरशिप को दर्शाता है, तो इट इज फॉर बिल्डिंग अप्रोचेस, और दूसरी कंट्रीज एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करेंगे, है ना। दीज आर थिंग। अब फाओ के बारे में आपको बता दूं, फाओ यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश की गई थी 16 अक्टूबर 1945 को, एंड इट्स अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस। हेडक्वार्टर इसका रोम इटली में है, याद रखिएगा, हेडक्वार्टर इज इन रोम इटली। एंड ऑब्जेक्टिव जो है फाओ का मेन गोल इज टू लीड इंटरनेशनल एफर्ट्स टू डिफीट हंगर एंड इंप्रूव न्यूट्रिशन। इसका मेन जो एम है वो है कि किस तरीके से भैया हंगर को किसी तरीके से खत्म किया जाए, विच इज SDG 2, है ना, और प्रमोट करना है न्यूट्रिशन को, फूड सिक्योरिटी को, सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को एंड रूरल डेवलपमेंट को। तो ये सारे बेसिक पॉइंट्स है जो आपको याद होने चाहिए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अगर हम फाओ की बात करें तो इसके 195 195 मेंबर स्टेट्स हैं। इंडिया ऑलरेडी इसका मेंबर है, ऑब्वियस सी बात है। 194 कंट्रीज हैं, और इसके अलावा यूरोपियन यूनियन भी इसका मेंबर है। कुछ रिपोर्ट्स हैं जैसे कि स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट, GFRA जो होता है, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट, वो भी सारा यही निकालता है, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे देख लेते हैं वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2024। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक वो निकालता है, याद रखिएगा। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक कौन निकालता है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी निकालता है। तो यहाँ पे इस बार जो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक है 2024 की रिपोर्ट, उसमें उसने किस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और उसके अडॉप्शन के बारे में बताया गया है कि पोटेंशली जो है वो बहुत सारा ऑयल जो है वो रिप्लेस हो जाएगा। इट विल रिप्लेस द ऑयल डिमांड बाय 2030। 2030 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है काफी ज्यादा टेक ओवर करेंगे। याद रखिएगा, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक एक एनुअल रिपोर्ट है विच इज पब्लिश्ड बाय इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, और ये एनालिसिस करता है, इंसाइट्स देता है रिगार्डिंग द ग्लोबल एनर्जी सिस्टम। तो एक ग्लोबल एनर्जी सिस्टम के ऊपर ये आउटलाइन करता है, ठीक है ना। इस बार इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर बताया गया कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो मार्केट रेट इज एक्सपैंडिंग ग्लोबली, ग्लोबली बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। एंड नई जो कार सेल्स हैं बाय 2030 लगभग 50% उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे। तो ये सारी चीजें मेंशन की गई। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। एक यहाँ पे क्वेश्चन है, पहले देख लेते हैं फाओ के रिगार्डिंग। फर्स्ट लिखा है फाओ इज एन स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ UN दैट लीड्स इंटरनेशनल एफर्ट्स टू एलिमिनेट हंगर। दूसरा लिखा है फाओ इज हेडक्वार्टर्ड इन रोम इटली, एंड लिखा है तीसरा इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ फाओ। तो ऑब्वियसली बात है, आपको पता है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। थर्ड इज रॉन्ग, 1 and 2 आर करेक्ट। अगला न्यूज जो आर्टिकल था वो था फाइव आइज अलायंस के ऊपर। तो फाइव आइज अलायंस के बारे में अगर हम बात करें तो अभी रिसेंटली कनाडा और इंडिया के बीच में बहुत ज्यादा झगड़ा चल रहा था। आपको पता होगा कि भैया किसी किसी को मारने के लिए, वो सारी डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे कि उन्होंने बोला कि भाई इंडिया ने हस्तक्षेप किया है कि नहीं किया। अब फाइव आइज जो है उसमें कनाडा एक मेंबर है, तो ऑब्वियस सी बात है जो बाकी की चार आंखें हैं, जो बाकी के चार मेंबर्स हैं, उन्होंने ऑब्वियस सी बात है इसका सपोर्ट किया है। तो वही है, जैसे इंडियन डिप्लोमेट्स का इन्वॉल्वमेंट बताया गया था इन द किलिंग ऑफ हरदीप सिंह निज्जर, जो कनाडा में था। एंड यहाँ पे फाइव आइज के बारे में आपको बता दूं कि इट्स इंटेलिजेंस शेयरिंग अलायंस। इंटेलिजेंस शेयरिंग अलायंस है जिसमें 5 कंट्रीज हैं: यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। याद रखिएगा 5 कंट्रीज कौन कौन सी हैं: यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ऑब्वियस सी बात है कनाडा का मैटर है, तो बाकी सारे भी अपने अपने बिलों से निकल आए और उन्होंने कहा कि हाँ भाई इंडिया ने गलत किया है, ये किया है, वह किया। सो इट वाज साइंड ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2 बेसिकली फॉर शेयरिंग सिग्नल इंटेलिजेंस। तो सिग्नेट के लिए इसको, सिगेंट के लिए किया गया था, सिग्नल इंटेलिजेंस को शेयर करने के लिए, ठीक है ना। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट रिगार्डिंग दीज 5 कंट्रीज। इंटेलिजेंस शेयरिंग के ऊपर है तो काफी इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। की फीचर्स की बात करें तो इसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है सबसे ज्यादा। दे शेयर वाइड रेंज ऑफ इंटेलिजेंस इंक्लूडिंग मिलिट्री, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी एंड साइबर इंटेलिजेंस एज वेल। इसके अलावा टेक्नोलॉजी एंड सर्विलेंस रिगार्डिंग जो भी ये कर रहे इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। यूके यूएसए एग्रीमेंट जो है बहुत ही फेमस एग्रीमेंट है, 1946 का यूके यूएसए एग्रीमेंट, है ना। एंड इट वाज द प्राइमरी फोर्स बिटवीन दिस फॉर दिस कोऑपरेशन ऑफ द फाइव आइज, है ना। याद रखिएगा यूके यूएस एग्रीमेंट जो है
वो काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है द फाइव आईज इन इंटेलिजेंस शेयरिंग अलायंस कंप्राइजिंग यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द फाइव आईज वाज इनिशियली फॉर्म ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन टू शेयर इंटेलिजेंस अबाउट द एक्सेस पावर्स। यहाँ पे गलत है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि हमने अभी देख लिया कि ये वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे बनाया गया था, ना कि वन के टाइम पे। तो वन इज राइट, सेकंड इज रॉन्ग। अगला टॉपिक है ई श्रम, वन स्टॉप सोल्यूशन के रूप में रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो है उन्होंने बताया कि भैया आप ई श्रम का इस्तेमाल करें, विच इज वन स्टॉप सोल्यूशन। एंड इन्होंने ये लॉन्च किया है ई श्रम को। क्या है ई श्रम? तो वन स्टॉप सोल्यूशन, इट इन्वॉल्व्स कंसोलिडेटिंग एंड इंटीग्रेटिंग डेटा फ्रॉम वेरियस सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स इनटू अ यूनिफाइड रिपोजिटरी। तो ऑब्वियस सी बात है, एक रिपोजिटरी बनाई जा रही है, एक डेटाबेस बनाया जा रहा है। एंड इसमें उन्होंने कहा कि भाई हम जितना भी मतलब अलग अलग स्कीम्स हैं, सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो स्कीम्स हैं, उनको एक जगह पे ला करके बताएंगे अलग अलग मिनिस्ट्रीज की, ताकि जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं जो कि ई श्रम पोर्टल पे रजिस्टर्ड हैं, उनको उसका बेनिफिट मिल सके। तो ई श्रम वन स्टॉप सोल्यूशन जो है बेसिकली इट इज फॉर द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स जो कि रजिस्टर्ड हैं ई श्रम पोर्टल में, उनको सारी गवर्नमेंट स्कीम्स का, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का बेनिफिट दिया जा सके। ठीक है, तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। तो याद रखिएगा, ये डेटा इंटीग्रेट करता है अलग अलग सेंट्रल मिनिस्ट्रीज का, डिपार्टमेंट्स का इनटू अ सिंगल रिपोजिटरी। और इसके अंतर्गत फिर जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, जैसे कि वन नेशन वन राशन कार्ड हो गया, मनरेगा हो गया, नेशनल असिस्टेंस प्रोग्राम हो गया, या नेशनल कैरियर सर्विस हो गया, उन सब का बेनिफिट इन सब लोगों को दिया जा सके अलग अलग स्कीम्स का। ठीक है ना, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। यार्स इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, तो याद रखेगा यार्स, YARS इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है ये क्रिएट की गई है, रशिया ने टेस्ट किया है रेडीनेस ऑफ दिस यार्स न्यूक्लियर मिसाइल यूनिट का। ठीक है ना, यार्स इज रशियन। तो रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया था इट इज टेस्टिंग अ कॉम्बैट रेडीनेस ऑफ अ यूनिट आर्म्ड विद यार्स इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इंटर कॉन्टिनेंटल मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पर अटैक करने की योग्यता या क्षमता रखती है ये मिसाइल, है ना। एंड RS-24 को यार्स कहते हैं, ऑल्सो नोन एज टोपोल MR। इट्स अ रशियन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो कि कंट्री डिजाइन कर रही है। इंट्रोड्यूस किया था 2007 में इसको। ठीक है ना, तो उसकी कैपेबिलिटी थी। यार्स के बारे में अगर कभी आए तो आप बता सकते हैं। अब इंडिया और ओमान की नेवल एक्सरसाइज है जिसको नसीम अल बहर बोलते हैं, याद रखिएगा, देयर इज अ इंडिया ओमान नेवल एक्सरसाइज नसीम अल बहर। ठीक है, तो दिस एक्सरसाइज वाज हेल्ड ऑफ गोवा, अभी रिसेंटली गोवा में हुई है 13 से 18 अक्टूबर के बीच में। और इंडियन नेवी की तरफ से INS त्रिकांड एंड डॉर्नियर मेरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट एंड रॉयल नेवी ऑफ ओमान ने पार्टिसिपेट किया इसमें। ठीक है, रॉयल नेवी ऑफ ओमान से वेसल अल सईब ने पार्टिसिपेट किया। तो अलग अलग फेजेस होते हैं इसके, वो सब जानने हमको जरूरी नहीं है। नसीम अल बहर केवल नाम और कंट्री याद रखेगा। साकुरा प्रोग्राम 2024, वैसे तो साकुरा अगर आपने नारुतो देखा होगा तो आपको वहां से कैरेक्टर, एक साकुरा नाम का कैरेक्टर आपको दिखता है। तो साकुरा प्रोग्राम 2024 उससे रिलेटेड नहीं है, ये मत सोचना कि जापानीज से रिलेटेड है। इट्स डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ये प्रोग्राम है। इट इज सेंडिंग अ डेलीगेशन ऑफ 20 स्कूल स्टूडेंट्स एंड 2 सुपरवाइजर्स टू जापान टू पार्टिसिपेट इन साकुरा प्रोग्राम, है ना। तो हालांकि जापान का साकुरा प्रोग्राम ही है ये, लेकिन हमारे यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी से यहाँ पे 20 स्कूल स्टूडेंट्स एंड 2 सुपरवाइजर्स को हम भेज रहे हैं। ठीक है ना, ऑल दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। तो ये साकुरा प्रोग्राम याद रखिएगा, जापान एशिया यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम है इन साइंस। ठीक है ना, जापान एशिया यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम इन साइंस, नारुतो वाली साकुरा नहीं है ये। एंड साकुरा इज साइंस प्रोग्राम जो कि इम्प्लीमेंट किया गया है जापान के साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजेंसी द्वारा, जापान साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजेंसी। ठीक है ना, एंड इंडिया इसमें पार्टिसिपेंट रहा है फ्रॉम 2015, है ना, अलग अलग स्टूडेंट्स को भेजते रहते हैं वो लोग। तो काफी इंपॉर्टेंट है। जापान इसके अंतर्गत इनरिचिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को फॉर देयर इंटेलेक्चुअल ग्रोथ एंड फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ द इनोवेटिव प्रैक्टिसेस एंड ऑल। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। वो देखते हैं इसमें कितने बच्चे जेन्युइन जा पाते हैं, बाकी तो मुझे लगता है सब नेताओं के बच्चे और बड़े बड़े लोगों के बच्चे ही जा सकते हैं इसमें। बट एनीवेज, हमको भी अच्छे लोग भेजने चाहिए। आगे देख लेते हैं, क्वाड नेवल एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं। तो क्वाड नेशंस आपको पता है 4 कंट्रीज हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और USA।
एंड दे हैव कंडक्टेड बैक टू बैक नेवल वॉर गेम्स नाउ एंड क्वाड की एक्सरसाइज का नाम वैसे तो मालाबार एक्सरसाइज है ही हमारे चारों कंट्रीज के बीच में, है ना, जिसमें इंडिया भी, ऑस्ट्रेलिया भी, जापान भी और यूएस भी पार्टिसिपेट करती है, और इसको मालाबार बोलते हैं, एक्सरसाइज मालाबार, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। काफी इंपॉर्टेंट रोल है इसका एक्सरसाइज मालाबार का। एक एक्सरसाइज काकड़ू भी है, काकड़ू 2024 अभी होस्ट की गई थी बाय रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी। याद रखिएगा काकाडू, याद रखिएगा एक्सरसाइज काकाडू इज होस्टेड बाय रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी एंड 3000 पर्सनल्स लगभग 30 कंट्रीज से इसमें पार्टिसिपेट करने आए थे, ठीक है ना। एंड इंडियन नेवी ने भी डिप्लॉय किया था इसमें अपने वॉरशिप्स को। तो याद रखिएगा एक्सरसाइज काकाडू ऑस्ट्रेलियन नेवी ने इसको किया था एंड इसमें 30 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, इंडिया वाज वन। जेड मोर टनल प्रोजेक्ट इन कश्मीर। तो रिसेंटली 7 वर्कर्स जो थे एप्को इंफ्राटेक के, दे वर इन्वॉल्वड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ जेड मोर ट्रेवल टनल। They were killed by suspected militants and this is the first militant attack targeting a key infrastructure project in Jammu and Kashmir. तो ये जेड मोर टनल याद रखिएगा, जेड मोर टनल ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एंड गगनगीर विलेज है वहाँ कश्मीर में, वहाँ पर ये सिचुएटेड है at an altitude of 8500 feet and Z Moor tunnel जो है it spans for nearly 6.4 kilometers and connect करता है ये सोनमर्ग को with the कंगन town in central Kashmir, गंदरबाल district वहां से, ठीक है ना। तो it was there to provide an all weather connectivity to सोनमर्ग which is a very key tourist destination of Srinagar, है ना। एंड द जेड शेप्ड रोड स्ट्रेच है इसलिए इसका नाम जेड मोर ट्रेवल टनल किया गया है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। इसके अलावा याद रखिएगा इसका एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट ये भी है कि पार्ट ऑफ द जोजिला टनल प्रोजेक्ट है ये जेड मोर टनल एंड टू स्टैब्लिश ऑल वेदर कनेक्टिविटी बिटवीन श्रीनगर एंड लद्दाख। तो ये भी किसका एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। ये न्यूज़ मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। एडवांस रिजर्वेशन पीरियड, अब यहाँ पे रिसेंटली इंडियन रेलवेज ने एफर्ट लिए हैं टू शॉर्टन द एडवांस रिजर्वेशन पीरियड एंड दे विल रिड्यूस द विंडो फॉर बुकिंग टिकट्स फ्रॉम 4 मंथ्स टू 2 मंथ नाउ। तो 120 दिनों से घटा करके केवल 60 दिन कर दिया गया है एडवांस रिजर्वेशन पीरियड। और ये सेट जो है चेंजेस वो 1 नवंबर से ऑलरेडी कर दिए गए हैं, ठीक है ना। 2008 से ये पॉलिसी थी 120 दिनों, 4 महीने के पहले आप टिकट करा सकते थे, तो लोग करा के रखते थे और फिर बहुत सारे ब्लैक मार्केट वाले थे वो भी करा के रखते थे, तो फिर वो बेचते थे टिकट्स एंड ऑल, ये सारी प्रैक्टिसेस जो होती तो जो जेन्युइन लोग हैं उनको टिकट नहीं मिल पाता था। तो अब जो है केवल 60 दिन का कर दिया गया, तो ऑब्वियस सी बात है इससे जो बिचौलिए हैं उनका थोड़ा धंधा इफेक्ट होगा, है ना, एडवांस रिजर्वेशन पीरियड को कम करने का, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है इसके अलावा। सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्स सेक्युलरिज्म एज अ कोर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट दिया सेक्युलरिज्म से रिगार्डिंग एंड उसमें उन्होंने कहा कि बेसिकली सेक्युलरिज्म इज द कोर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वैसे सेक्युलरिज्म इज ऑलरेडी द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ये भी आपको पता होगा कि बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है सेक्युलरिज्म। और जो सेक्युलर वर्ड है ये प्रियम्बल में ऐड किया गया था 1976 में, है ना। याद रखिएगा सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो हम बात करते हैं, तो सोशलिस्ट एंड सेक्युलर जो वर्ड है, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर्ड, ये 1976 अमेंडमेंट के थ्रू, 42nd अमेंडमेंट के थ्रू हमारे प्रियम्बल में ऐड किया गया था, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। तो अभी रिसेंटली सेक्युलरिज्म के लिए और फिर से कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो है बहुत ही कोर प्रिंसिपल है एंड पहले भी रूलिंग्स आ चुकी हैं। पहले मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि जो 42nd अमेंडमेंट है उसमें सेक्युलर वर्ड प्रियम्बल में ऐड किया गया था। इसके अलावा यूनिटी ऑफ द नेशन को यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन किया गया था एंड सोशलिस्ट वर्ड जो है वो भी। तो 3 चेंजेस किए गए थे 42nd अमेंडमेंट एक्ट से, वो भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। ओरिजिनल प्रियम्बल में केवल सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहा गया था, लेकिन 1976 के बाद सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हो गया था इंडिया, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। इसके अलावा केशवानंद भारती केस में भी कहा गया था सेक्युलरिज्म के बारे में कि उसमें बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई थी। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगला टॉपिक है कैंडी लीफ स्टीविया। अब ये क्यों न्यूज में था, तो रिसर्चर्स जो है इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी गुवाहाटी में,
दे हैव एक्सप्लोर्ड द स्टीवियाज मेडिसिनल प्रॉपर्टी। तो स्टीविया जो प्लांट होता है, या कैंडी लीफ बोलते हैं इसको, स्टीविया को, गुवाहाटी में उसको एक्सप्लोर किया गया, उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज निकाली जा रही है, ठीक है ना। तो स्टीविया ये आपका रबाउदियाना, यानी कि स्टीविया रबाउदियाना कैंडी लीफ के बारे में थोड़ा आपको बातें बता दूं तो इट इज कॉमनली नोन फॉर इट्स नॉन कैलोरिक स्वीटनिंग क्वालिटीज, है ना, मतलब कैलोरी नहीं बढ़ाती है, बस स्वीट कर देती है। एंड थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टीज भी हैं अभी न्यू रिसर्च के अकॉर्डिंग। मतलब इसका पोटेंशियल बेनिफिट है फॉर मैनेजिंग एंडोक्राइन, फॉर मैनेजिंग द मेटाबॉलिक मेटाबॉलिज्म, फॉर इम्यून सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस को दूर रखती है, एंड ऑल्सो द सेल्यूलर सिग्नलिंग पैथवेज को भी ये इंप्रूव करती है, ठीक है ना। तो इट वाज देयर। यहाँ पे तो लिखा है देखो, इन्फ्लेमेशन में एक पीकेसी यानी प्रोटीन काइनेज जो होता है, प्रोटीन काइनेज सी, प्रोटीन काइनेज सी, उसको इनहिबिट करती है, ठीक है। उसका उसका जो मतलब फॉर्मेशन है उसको इनहिबिट करती है। एंड इट इज अ सिग्नलिंग पाथवे विच इज इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेटरी, ऑटो इम्यून, एंडोक्राइन एंड कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस। तो सप्रेस करती है पीकेसी को, ठीक है ना, प्रोटीन काइनेज को, प्रोटीन काइनेज सी बोलते हैं इसको। फॉर मल्टीपल डिसीजेस, बहुत सारी डिसीजेस में भी काम आता है, तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर, है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं आप लोग। प्राइम मिनिस्टर मोदी अटेंडेड 16th ब्रिक्स समिट इन कजान रशिया। तो जगह याद रखिएगा, देखो ये इंपॉर्टेंट है फॉर इट्स लोकेशन। तो ये जो जगह है कजान, कजान कहाँ पर है अब ये आपको पता होना चाहिए, इट इज इन रशिया। तो इस तरीके के सवाल भी यूपीएससी पूछ सकता है मैच द कॉलम में, कि लोकेशन कहाँ पर है। जैसे मैंने आपको 2 नवंबर वाले में कुछ जगह बताई, काली बताई कोलंबिया में, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी जो COP16 हो रहा है, किसका, CBD का, तो कैली, CALI, कैली कोलंबिया में हो रहा है, तो कैली एक जगह याद रखना है, कजान रशिया में है, तो वो भी याद रखना है। 16th ब्रिक्स समिट हुआ है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है इस तरीके से। ब्रिक्स आपको पता है कि इट्स अ कोलिशन ऑफ कंट्रीज, है ना, अभी इसमें ईरान भी इसका मेंबर बन चुका है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर, एंड नई कंट्रीज ऑब्वियसली बात है इसमें इंक्लूजन के लिए आती जा रही हैं, तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। हाँ, अब यहाँ पे एक चीज टर्म आया था, शैडो फ्लीट। शैडो फ्लीट क्या होता है? तो शैडो फ्लीट एक्चुअली में एक अभी टर्म जो नया बना है, वो रशिया यूक्रेन वॉर के बाद बना है, कि कुछ टैंकर शिप्स जो हैं, जो रशियन क्रूड ऑयल को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ द सैंक्शंस, मतलब सैंक्शंस लगे हुए हैं, कंट्रीज के ऊपर भी सैंक्शन है कि आप रशिया से ऑयल नहीं खरीद सकते, और रशिया के ऊपर भी सैंक्शन है कि भैया आप ऑयल ऐसे नहीं बेच सकते हो, बट फिर भी खरीदी और बेची दोनों की जा रही है। तो अब ये जो शैडो फ्लीट टर्म है, एक्चुअली में उन्हीं शिप्स के लिए है, उन्हीं टैंकर शिप्स के लिए हैं जो रशियन ऑयल लेकर के दूसरी कंट्रीज में ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। एंड जो वेस्टर्न मीडिया है उसने इसको टर्म दिया है शैडो फ्लीट, ठीक है ना। याद रखिए। एंड इंडिया का भी नाम बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, क्योंकि इंडिया बहुत ज्यादा ऑयल ले रहा है ऑलरेडी, ऑब्वियस सी बात है, रशिया से ले ही रहे हैं सैंक्शंस के बाद भी। और इसी कारण से भी हमने 2 नवंबर की न्यूज एनालिसिस में देखा है कि किस तरीके से बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनकी कंपनीज के ऊपर अलग अलग सैंक्शंस इम्पोज कर दिए हैं यूएसए ने, ठीक है। तो याद रखेगा। यहाँ देख लेते हैं एक 14th बाइनियल लेक कॉन्फ्रेंस, ठीक है ना। तो ये कहाँ पे हुए है? मूड बिद्री, ये जगह याद रखिएगा, मूड मूड बिद्री। तो लेट मी शो यू दैट इन द थिंक, आई कैन शो यू हियर, ठीक है। एक बार हम देख लेते हैं इसको, अगर आ जाए तो। इंटरनेट कनेक्टिविटी तो है, बट इट इज वेरी स्लो, आई डोंट नो व्हाई। ये हुआ था देखो इंटरनेट। यहाँ देख लेते हैं, देखो, वेटलैंड्स फॉर ह्यूमन वेलबींग, ये 14th बाइनियल लेक सिंपोजियम जो हुआ था लेक 2024 के लिए, वेटलैंड्स फॉर ह्यूमन वेलबींग, इसकी जो थीम थी वो थी वेटलैंड फॉर ह्यूमन वेलबींग। और ये हुआ था आपका मूडबिद्री, विच इज इन कर्नाटका, याद रखिएगा, मूडबिद्री इज इन कर्नाटका। VS आचार्य ऑडिटोरियम में एल्वाज एजुकेशन फाउंडेशन के थ्रू ये कराया गया था, एंड इट वाज देयर। और इसको ऑर्गेनाइज किया गया था फॉर जो वेटलैंड्स है फॉर ह्यूमन वेलबींग, देखो लिखा भी है, वेटलैंड्स फॉर ह्यूमन वेलबींग, इसको याद रखिएगा। 14th बाइनियल लेक कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। मूड बिदरी लोकेशन आप याद रखिए, ज़्यादातर वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
इसरो रिसीव सैटेलाइट फॉर स्पेडेक्स डॉकिंग मिशन। तो इंडियन जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसने रिसेंटली दो 400 किलोग्राम की सैटेलाइट्स एक्वायर की हैं फॉर एन इम्पॉर्टेंट मिशन जिसका नाम है स्पेडेक्स। स्पेडेक्स का मतलब है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, अब ये क्या काम करेगा स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट या स्पेडेक्स? तो बेसिकली इस मिशन का एम है टू डिमॉन्स्ट्रेट द एबिलिटी ऑफ टू सैटेलाइट्स टू डॉक इन स्पेस। आप लोगों ने इंटरस्टेलर अगर देखी है तो उसमें किस तरीके से डॉकिंग की जाती है, वो आपने देखा होगा कि एक किस तरीके से मैच कराते हैं फिर कनेक्ट करते हैं, है ना? तो यहाँ पे दो सैटेलाइट्स की डॉकिंग स्पेडेक्स स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसी को डिमॉन्स्ट्रेट करना है। टू सैटेलाइट्स किस तरीके से स्पेस में डॉक कर सकती हैं, उसके बारे में ये है। उसी के लिए दो सैटेलाइट्स 400 किलोग्राम की एक्वायर की है इसरो ने, ठीक है ना? SpaceX will involve launching two satellites into slightly different orbits using single rocket। एक रॉकेट से दो अलग अलग सैटेलाइट्स अलग अलग जगहों के लिए छोड़ी जाएगी, है ना? स्पेस में पहुंचने के बाद सैटेलाइट विल ट्रेवल एट स्पीड्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली 28,000 किलोमीटर पर आवर, है ना? वहां पे इतनी स्पीड से वो ट्रेवल कर रही होंगी। फिर उसके बाद वो स्पेस हैंडशेक करेंगी। स्पेस हैंडशेक मतलब डॉकिंग उसी को बोलते हैं। जैसे मैंने आपने देखा हो ना इंटरस्टेलर, मैंने आपका नाम लिया, उसमें भी लास्ट में डॉकिंग की जाती है कि वो घूमता रहता है उसके साथ, वो मैच करते करते घूमता है, रोटेट करता है, फिर उसके साथ एग्जैक्टली मिक्स हो जाता है ना? तो ये हैंडशेक, जो स्पेस हैंडशेक है, उसी को बोलते हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। एंड स्पेस की जो डॉकिंग कैपेबिलिटी विच इज वेरी एसेंशियल फॉर फ्यूचर मिशंस लाइक चंद्रयान 4 एंड ऑल, ठीक है? तो याद रखेगा। आगे देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। फॉरएवर केमिकल्स, तो ये फॉरएवर केमिकल्स क्या होते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो रिसेंटली एक स्टडी हुई थी विच हैज फाउंड टॉक्सिक फॉरएवर केमिकल्स इन ड्रिंकिंग वाटर वर्ल्ड वाइड। तो ये केमिकल्स क्या है? तो इसमें जैसे PFAS एक एग्जांपल है, PFAS पर फ्लोरो एल्किल सब्सटेंसेस, per fluoroalkyl substances. So basically they are known as the forever chemicals, per fluoroalkyl substances। एंड ये टैप वाटर में भी मिले और वाटर्ड बॉटल में भी मिले अक्रॉस यूके एंड चाइना एंड ऑल, है ना? फॉरएवर केमिकल्स को फॉरएवर केमिकल्स क्यों कहते हैं या फिर PFAS को क्या बोलते हैं? तो ये देखिएगा, PFAS जो है वो सिंथेटिक केमिकल्स होते हैं विच डू नॉट ब्रेक डाउन इजिली इन द एनवायरमेंट। ये एनवायरमेंट में ब्रेक डाउन नहीं होते, है ना? इसीलिए हमेशा ये एग्जिस्ट करते रहते हैं। जब ब्रेक डाउन ही नहीं हो रहा है अगर किसी उसका, तो ऑब्वियस सी बात है दे विल एग्जिस्ट फॉर फॉरएवर। इसी कारण से इनका नाम दिया जाता है फॉरएवर केमिकल्स। दे आर यूज्ड इन प्रोडक्ट्स लाइक नॉन कुकिंग स्टिक वेयर, कुक वेयर हो गया, वाटर रिपेलेंट क्लोथिंग हो गई, स्ट्रेन रेजिस्टेंट फैब्रिक्स हो गए, वहां पे BFAS का यूज किया जाता है, ठीक है ना? तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अगला टॉपिक है एक्सरसाइज स्वावलंबन शक्ति। तो इंडियन आर्मी की सुदर्शन चक्र जो कॉर्प्स है, इट इज कंडक्टिंग अ मेजर एक्सरसाइज कॉल्ड द एक्सरसाइज स्वावलंबन शक्ति एट बबीना फील्ड फायरिंग रेंजेस नियर झांसी। याद रखिएगा, सुदर्शन चक्र कॉर्प्स जो हैं दे आर कंडक्टिंग दिस एक्सरसाइज इन झांसी बबीना, ना? जगह भी याद रख सकते हैं, कुछ लोकेशन इस तरीके की आती हैं, तो प्लीज मेक श्योर यू ऑलवेज रिमेंबर देम, ठीक है ना? And the exercise will run until October 22, and it aims to improve the combat capability of the army by using advanced technologies and all, ठीक है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए था। इसके अलावा देख लेते हैं मून लाइट प्रोग्राम क्या है। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इंट्रोड्यूस किया एक नया प्रोग्राम जिसका नाम है मून लाइट लूनार कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन सर्विसेज, LCNS। तो अगर आपसे या तो मून लाइट प्रोग्राम पूछेगा कोई या LCNS पूछेगा, तो दोनों ही आपको मैंने बता दिए, तो आप दोनों को याद भी रखिएगा। क्या नाम है? मून लाइट लूनार कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन सर्विसेज। इसको अनाउंस किया गया था अभी रिसेंटली एट द एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस, एंड it is for focusing on building important infrastructure for future missions to the moon over the 20 years। अगले 20 सालों में जो मून मिशंस होने वाले हैं यूके, उसके लिए रेडीनेस प्रोग्राम है ये मूनलाइट लूनार कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन सर्विसेज, ठीक है ना? इट विल क्रिएट अ नेटवर्क ऑफ अराउंड 5 satellites that will orbit the moon, and these satellites will help the spacecraft to land accurately, which will enable their fast communication and will also assist with movement on the moon surface। देखो क्या काहे के लिए कर रहे हैं ये लोग। तो भैया ये 5 सैटेलाइट छोड़ देंगे, वो 5 सैटेलाइट्स क्या करेंगी? मून में चली, मून के आसपास चक्कर लगाएंगी। तो जो फ्यूचर के मिशंस हुआ करेंगे ईयू के, उनमें प्रॉपर वो लैंडिंग हो पाए, प्रॉपर उसमें कम्युनिकेशन मेंटेन हो पाए, और फॉर असिस्टिंग द मूवमेंट, मूवमेंट को भी असिस्ट करेंगे। तो इस कारण से इसको मूनलाइट प्रोग्राम या LCNS जिसका नाम रखा गया है, मूनलाइट लूनार कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन सर्विसेज, वो लॉन्च किया जाएगा, ठीक है ना? आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अब इसके अंतर्गत देखो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे की पॉइंट्स है कि स्वार्म ड्रोन्स का यूज किया जाएगा, कामिकाजी ड्रोन्स का यूज किया जाएगा,
हैंड हेल्ड ड्रोन जैमर्स लगाए जाएंगे, रोबोटिक म्यूज का यूज करेंगे, तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर, ये हमको जानना जरूरी नहीं है। नाउ काजीरंगा नेशनल पार्क हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड फॉर बटरफ्लाई डाइवर्सिटी। तो काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर वन हॉर्न राइनोसरस ऑलरेडी, and now it has recently been recognized as India's second largest hub for biodiversity, butterfly biodiversity, ठीक है ना। तो बटरफ्लाई की डाइवर्सिटी के लिए सेकंड लार्जेस्ट हब के रूप में ये आया है। पहले नंबर पे नामदाफा नेशनल पार्क है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, उसके बाद ये काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है, ठीक है, फॉर द बटरफ्लाई बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो अलग अलग जो कुछ कैटेगरीज हैं मैं आपको बटरफ्लाई की बता देता हूँ, जैसे बर्मीज थ्री रिंग है, ग्लासी सेरुलियन है, डार्क बॉर्डर्ड हेज ब्लू है, फेरार्स सेरुलियन है, ग्रेट रेड विन लैंसर है, पीकॉक ओक ब्लू, देन येलो टेल्ड ऑकलिंग, डार्क बस्टेड पाम डार्ट, क्लीवेट बैंडेड डिमन, पेल मार्क्ड एस येलो एंड ऑनिक्स लॉन्ग विंग्ड हेज ब्लू। ये सारी आप कैटेगरीज पढ़ लीजिए, अपने दिमाग में रखिए। यूपीएससी क्या करेगा कि आपको इनमें से 4 ऑप्शन या 3 ऑप्शन पकड़ा देगा और बोलेगा ये किसकी वैरायटी है। पीकॉक की वैरायटी है, नाम दे देगा पीकॉक ओक ब्लू और उसमें लिख देगा पीकॉक की वैरायटी है, क्या है की वैरायटी। तो याद रखना कि अपने को कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे कोई भी क्वेश्चन पूछे इसको एक बार दोबारा आप सारे नाम ले लो, मैंने आपके सामने बड़ा करके लिख दिया है, इसको पढ़ लेना, ये सारे किसके वैरायटीज हैं, बटरफ्लाई की। इंडिया टू स्टैब्लिश सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर आयुर्वेदिक रिसर्च। तो एक नया सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन आयुर्वेदिक रिसर्च विल बी सेटअप एट द CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि पंपानम कोडे केरला में है। तो याद रखिएगा आयुर्वेदिक रिसर्च के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस जो है वो कौन खोल रहा है, वो खोला जा रहा है CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा एट पंपानम कोडे केरला, ठीक है ना। गोल इसका क्या है, टू साइंटिफिकली टेस्ट एंड वैलिडेट द आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स उनको टेस्ट किया जाएगा कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स मैच करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है ना। CSIR NIIST यानी कि जो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटर डिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसका 50वीं एनिवर्सरी है और इसी के दौरान ये लॉन्च किया जाएगा, दिस इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक रिसर्च, है ना, याद रखिएगा। और उसका एम मैंने आपको बता दिया कि जो प्रोडक्ट बनाए जा रहेंगे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स उनको टेस्ट करने के लिए कि भैया वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हैं भी कि नहीं, है ना, ऐसा तो नहीं कि कुछ भी डाल दिया है, गोबर डाल दिया गया हो। अगला है नेपाल, उर्मिला चौधरी विंस ग्लोबल एंटी रेसिज्म अवार्ड। तो उर्मिला चौधरी नेपाल की हैं, शी हैज रिसीव्ड ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड एंड एंथनी ब्लिंकन इसको जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यूएस है उसने उसको प्रेजेंट किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है। ये न्यूज़ बीच में आई थी, जस्टिस संजीव खन्ना अपॉइंटेड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो जस्टिस संजीव खन्ना वाज अपॉइंटेड एज द 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 11 नवंबर को ये ओथ लेंगे। एंड करंट जो हमारे चीफ जस्टिस हैं जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, ही विल स्टेप डाउन ऑन 10th ऑफ नवंबर। 65 की एज वो रीच कर जाएंगे, फिर जस्टिस संजीव खन्ना आ जाएंगे। फॉसिल फ्यूल एक्सपेंशन थ्रेटन्स कोरल ट्रायंगल बायोडाइवर्सिटी। अब 16 सीओपी जो 16 हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है ना, वो इस बार कैली कोलंबिया में हो रहा है, ये आपको पता है। इसके पहले सीओपी 16 के पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट GBF यानी कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क जो था वो मतलब किया गया था। तो अब इस बार उसको मतलब इम्प्लीमेंट करने का पूरा प्लान बनाया जाएगा सीओपी 16 में, ठीक है ना। और GBF आपको पता है कि सीओपी 15 में लाया गया था, है ना, कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो लाया गया था। और इसमें यह है कि जो 2030 तक बहुत सारे टारगेट्स लिए गए हैं, 2030 तक वो बायोडाइवर्सिटी में जो चेंजेस हैं उनको रिवर्स करना है, ठीक है, तो उसकी स्ट्रैटेजीज बनाई जाएगी। आप देख सकते हैं जो इस बार थीम है वो है पीस विद नेचर, याद रखिएगा पीस विद नेचर इज द थीम जो ली गई है। एंड कैली कोलंबिया आपको याद रखना है। इसके अलावा एक रिपोर्ट भी आई थी इसमें, द प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट। इट वॉज रिलीज ड्यूरिंग COP 16 ओनली रिसेंटली, द प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट, याद रखेगा। एंड इसने भी ट्रैक किया है प्रोग्रेस ऑफ द कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को, तो जो कि अडॉप्ट किए गए थे 2022 COP 15 के दौरान। तो KMBGBF सबसे इंपॉर्टेंट है, COP 15 2022 में अडॉप्ट किए गए थे। एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फ्रेमवर्क है वो है 30-30 टारगेट, जो कि 30% ऑफ लैंड एंड मेरीन एरियाज को प्रोटेक्ट करना है बाय 2030। तो ये याद रखना है आपको 30-30 टारगेट कि 2030 तक 30% लैंड एंड मेरीन एरियाज को प्रोटेक्ट करना है, 1/3।
I hope you got clarity regarding that. Armenia becomes India's leading defense export destination. तो आर्मीनिया has emerged as India's leading destination for defense exports. तो ये भी इंपॉर्टेंट एक न्यूज आर्टिकल लगी मुझे यूरोप के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें आप लोकेशन देख लीजिए, एशिया है, यहाँ यूरोप है, और नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे आर्मेनिया आता है। तो आर्मेनिया अगर आप देखें बॉर्डरिंग यहाँ पे कौन कौन है, तो यहाँ पे आपको अरल सी दिखेगा, इधर आपको कैस्पियन सी दिखेगा, इधर आपको ब्लैक सी दिखेगा। ब्लैक सी को टच हालांकि नहीं करता है, बट आर्मेनिया इधर अरेबियन सी फिर आपको यहाँ पे दिखेगा इंडिया। और यहाँ हालांकि मैप तो गड़बड़ ही है, क्योंकि इंडिया में हमारा वो वाला पार्ट काटा है सालों ने। इनको नहीं छोड़ना चाहिए, पता है, ऐसे लोगों को जरूर तोड़ना चाहिए जो इस तरीके के वो रखते हैं, ऑनलाइन डाल रहे हैं इनको। अगला है सऊदी अरेबिया बिगिंस कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बिल्डिंग। सऊदी अरेबिया ने कमेंस किया कंस्ट्रक्शन ऑफ द मुकाब व्हिच इज एमिंग टू बिकम द लार्जेस्ट बिल्डिंग ग्लोबली। मुकाब याद है, अभी बुर्ज खलीफा है सबसे ऊंची, याद रखेगा। नाउ अब देखते हैं कि क्या है ये मुकाब। What is nemaline myopathy? तो nemaline myopathy एक rare muscular disorder, it's a muscular disorder and primarily impact करता है skeletal muscles को which are essential for the movement, and it conditions leads to the muscle weakness throughout the body. nemaline myopathy याद रखेगा। प्राइमरी सिम्टम है मसल वीकनेस, फेस, नेक, ट्रंक एंड प्रोक्सिमल मसल्स बहुत वीक हो जाती हैं। वीकनेस धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ती जाती है, एंड मतलब फीड तक खा नहीं पाते, स्वेलो नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं। फुट डिफॉर्मिटीज हो जाती हैं, स्पाइनल इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें। व्हाट इज अल्पिन? अल्पिन क्या है? यूनिक, अल्पिन नहीं है घर में यूज करने वाली, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर है। तो अप्रॉक्सीमेटली 30% जो रूरल लैंड पार्सल्स इंडिया के हैं, दे हैव रिसीव्ड नाउ दिस यूएल पिन, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। और ये जो इनिशिएटिव है, इट एम्स टू असाइन अ 14 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक आइडेंटिटी टू ईच लैंड पार्सल। 14 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक आइडेंटिटी दिया जाता है सारे लैंड पार्सल्स को। एंड द डेटा इज सोर्स्ड फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट पोर्टल। आप देख सकते हैं जानकारी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से। तो जैसे आधार कार्ड होता है ना, वैसे 14 डिजिट का यूएल पिन रखा गया है, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन। तो हर लैंड को 14 डिजिट का यूनिक लैंड पार्सल दिया जाएगा, ठीक है। तो इट इज पार्ट ऑफ डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। तो जो गांव में पट्टा होता है या एक लैंड रिकॉर्ड होते हैं, उनको मॉडर्नाइज किया जा रहा है डिजिटली, तो उसके अंतर्गत ये किया जाएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। 2021 में इसको इनिशिएट किया गया था। अगला है कादर ट्राइब लीड्स फॉरेस्ट रिस्टोरेशन इन केरला। तो याद रखिएगा, एक तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसमें ट्राइब का हो गया क्वेश्चन, कादर ट्राइब का, एंड दूसरा हो गया केरला में फॉरेस्ट रिस्टोरेशन किया जा रहा है। तो कल को अगर आपको मेंस आंसर राइटिंग ही आता है लोकल उस पे कि क्या कंट्रीब्यूशन रहता है इन प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड ऑल, तो उसमें आप कादर ट्राइब का जिक्र कर सकते हैं, वजहासल एरिया जो केरला का है वहाँ पे, ठीक है ना। तो किस तरीके से ये कर रहे हैं, ऑल दीज थिंग्स आर देयर। इंडिया रैंक्स 176 इन द ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स। ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स जो है उसमें इंडिया को 176th प्लेस दिया गया है, एंड अमंग टॉप 5 वर्स्ट परफॉर्मर्स में इंडिया है। किरिबाती, टर्की, इराक एंड माइक्रोनेशिया के साथ इंडिया को रखा गया है। 180 कंट्रीज में से 176th पोजीशन पे हैं हम लोग। तो टॉप 5 में, बॉटम 5 में इंडिया को रखा गया है। नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स जो है इसमें चार कैटेगरीज हैं जिसमें मेजरमेंट किया जाता है: लैंड मैनेजमेंट, थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, कैपेसिटी एंड गवर्नेंस एंड फ्यूचर नीड्स। एंड इसको गोल्डमैन सॉनफेल्ड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट जो है उसने इसको इंडेक्स को बनाया है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट एनीवेज रैंकिंग रैंकिंग कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडियाज फर्स्ट राइटर्स विलेज, इंडिया का पहला लेखकों का गांव। तो याद रखिएगा, रमेश पोखरियाल निशंक जो है वाज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। ही विल इनॉग्रेट अ यूनिक इनिशिएटिव जिसका नाम है राइटर्स विलेज, यानी कि लेखक गांव, नियर देहरादून। एंड दिस इवेंट विल मार्क एन इंपॉर्टेंट कल्चरल माइलस्टोन इन इंडिया व्हिच इज एमिंग टू सेलिब्रेट लिटरेचर एंड क्रिएटिविटी। याद रखिएगा, एंड इट्स 24 किलोमीटर फ्रॉम देहरादून राइटर्स विलेज, तो आप उत्तराखंड याद रख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव, एंड द विलेज एम्स टू प्रोवाइड अ डेडिकेटेड स्पेस फॉर द राइटर्स, ठीक है। तो that is what the initiative is. Simbex 2024 31st एडिशन जो है सिंगापुर और इंडिया की मैरीटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज का, उसके रिगार्डिंग है ये। तो इंडिया और सिंगापुर के बीच जो सिम्बेक्स होता है, ये भी आप याद रखिएगा। पीएम यशस्वी स्कीम, प्राइम मिनिस्टर यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया।
इसको लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। एंड जो स्कीम है इट एम्स टू अपलिफ्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम ओबीसी, ईबीसी यानी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, डीनोटिफाइड ट्राइब्स एक्सेट्रा, and they provide access to quality education. They also remove their financial barriers. अगर quality students हैं तो उनका इस किसी प्रकार से उनकी एजुकेशन में कमी नहीं आनी चाहिए, ये चीज में इंश्योर करता है पीएम यशस्वी योजना, है ना। तो ये एक तरीके से स्कॉलरशिप का इनिशिएटिव है। एंड इसमें ऑब्वियस सी बात है, जो बच्चे तो मतलब मेरिटोरियस हैं बट दे आर फ्रॉम इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसी क्लासेस, डिनोटिफाइड ट्राइब्स, एंड हु आर नॉट गेटिंग क्वालिटी एजुकेशन बिकॉज ऑफ मनी इश्यूज एंड ऑल, तो उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। ब्राजील ने रिजेक्ट कर दिया है चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, तो ये भी आप देख सकते हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। आंधी विलेज जर्नी टू जीरो वेस्ट ट्रांसफॉर्म, तो आंधी इज अ स्मॉल विलेज इन जयपुर डिस्ट्रिक्ट एंड ये अडॉप्ट कर रहा है जीरो वेस्ट मॉडल को। एंड दिस इनिशिएटिव इज ड्रिवन बाय ग्रीन टेक्नोलॉजी का यूज करके जीरो वेस्ट मॉडल है आंधी विलेज। आंधी विलेज कहाँ पर है आपका? इट्स इन जयपुर डिस्ट्रिक्ट, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। इसमें क्या क्या यूज किया जा रहा है? तो ऑर्गेनिक वेस्ट बायोमिथनेशन प्लांट, देन वर्मी फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी जिसमें अर्थवर्म्स का यूज किया जाता है, कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड्स एंड रिसोर्स रिकवरी सेंटर बनाए गए हैं। बाकी तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 79 रखी गई है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स कौन निकालता है? तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट है, याद रखिएगा, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट है, वो निकालता है। एंड स्टेट ऑफ गवर्नेंस, फंडामेंटल राइट्स, बिजनेस एनवायरनमेंट, इन सब के बेसिस पे ये रैंकिंग निकाली जाती है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट की, ठीक है ना। अब विभव कुमार तालुकदार ने रिसीव किया है हैरी मेसेल अवार्ड। हैरी मेसेल अवार्ड है फॉर हिज कंजर्वेशन लीडरशिप। एंड इसमें स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन, जो आईयूसीएन की एक बॉडी है, स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन, उसके द्वारा ये ऑनर दिया जाता है। और ये ऑनर दिया जाता है ऑब्वियसली बात है किसी न किसी कंजर्वेशन एफर्ट के लिए। तो विभव कुमार तालुकदार को हैरी मेसेल अवार्ड दिया गया है। तो ऑल दीज वर important news articles from 16th of November, October to 31st of October. I hope you liked our video. Please like and subscribe. Thank you and have a nice day.